हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। दिवाली के बाद से कोई वीडियो नहीं आया अभी तक। जी हाँ, आपने सही देखा होगा कि दिवाली से अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। उसका एक बड़ा रीज़न है, मेरा चैनल हैक हो गया था और उसको रिकवर करने में लगभग मुझे 10-12 दिन लग गए और फाइनली वो रिकवर हो चुका है। यूट्यूब ने मेरे जो वीडियोज़ थे वो प्रॉपर स्टोर कर दिए हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम फिर से शुरू करने वाले वन शॉट सीरीज़, जिसमें हम इस ये वीडियो स्पेशली मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th थ्री चेंजिंग पीएसआर। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे पीएसआर से रिलेटेड सारे जो भी हमारे चेंज इन पीएसआर के कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वगैरह वगैरह। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी हमारे से बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर की अगर हम बात करेंगे तो चेंज इन पीएसआर क्यों आया, ये किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। जी हाँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा विधान, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, उसमें कुछ भी चेंज हो रहा है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बड़ी 5 वजह होती हैं, पहली वजह है कि भाई हमारा रेशियो चेंज हो रहा है। पार्टनर पहले कुछ और रेशियो में शेयर करते थे प्रॉफिट, अब कुछ किसी और रेशियो में शेयर करने वाले हैं। सपोज वो पहले 2:1 में शेयर करते थे, अब 1:1 में शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये हम सब आगे आने वाले चैप्टर्स भी इन्हीं पर बेस्ड होंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें एक नया पार्टनर आ रहा है तो नया विधान यानी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया डीड बनेगा, तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएगा। कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है, या तो घर जा रहा है या सीधा स्वर्ग जा रहा है, दोनों ही हम चेंज इन पीएसआर रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ। इसके अलावा अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, दो फर्म्स आपस में मिलकर एक नई फर्म बना सकते हैं, इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में रखते हैं। तो देर आर टोटल 5 पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, जिनमें हमारे सिलेबस में क्या क्या है सर, ये बताइए आप। तो सबसे पहले तो हम ये तो आज हम देखने वाले हैं चेंज इन पीएसआर। एडमिशन अगला चैप्टर होगा, रिटायरमेंट उसके अगला, डेथ जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट चैप्टर होगा। अमल कमीशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बीकॉम वगैरह में या जब भी आप आगे हायर लेवल स्टडीज करेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा रीजन है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए चेंज इन पीएसआर के ऊपर हम बात करते हैं। तो जब दो पार्टनर आपस में किसी भी वजह से अपना रेशियो चेंज कर सकते हैं, चाहे वो उनमें आपसी सहमति हो या उनकी डीड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि भैया पहले से ही हम आगे जाके रेशियो चेंज कर लेंगे, या फिर जो भी चीज़ हुई हो, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया हो कि भाई अब तो 1:1, यानी कि पहले आपका रेशियो अगर 2:1 था, अब नहीं बन रही पार्टनर, अब बोल रहे हैं कि भैया रेशियो होना चाहिए 1:1। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको चेंज इन पीएसआर कहते हैं। लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिनकी वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ तो करना पड़ेगा। तो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे बी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड रेशियो। अर्लियर एग्रीड रेशियो मतलब यानी कि वो रेशियो जो पहले चल रहा था उससे कुछ हट के अब रेशियो हमने डिसाइड किया है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे, व्हाट आर दी एडजस्टमेंट जो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो चेंज करने की वजह से या तो किसी पार्टनर को गेन हुआ होगा या किसी को सेक्रीफाइस या नो चेंज भी हो सकता है। पहले भी मैं 30% का पार्टनर था, अब भी 30% का पार्टनर हूं, लेकिन जो पहले 50% का था अब वो 40% का हो गया है। ठीक है, और जो 20% का था वो 30% का हो गया है। तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गुडविल जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, लेकिन सिर्फ यूज होंगे, उसकी तरह आपको हर क्वेश्चन में गुडविल हो जरूरी नहीं। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, गुडविल भी जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो गुडविल सेल कर रहा होगा, एक जो गेन कर रहा है वो खरीद रहा होगा, तो उसका भी ट्रीटमेंट देखेंगे। दूसरा हमारा होगा अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, सबसे बड़ा टॉपिक ही हमारा यही होगा, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, इसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देयर आर 5 टॉपिक्स या 5 एडजस्टमेंट जो रेशियो की वजह से होंगे, जो इस चैप्टर में हम देखेंगे। और यहाँ पर मैं जो खास चीज़ों की बात करने वाला हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में भी एज इट इज़ यूज होंगी, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बस थोड़े से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग हो जाएंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब एक नया पार्टनर जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा तो सीधी सी बात है, एक को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, एक को कुछ कम हो जाएगा, और एक ऐसा भी हो सकता है नो चेंज, यानी मुझे ना पहले फर्क पड़ता है ना अभी फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फर्क पड़ेगा, यानी जिसको पहले ज़्यादा मिलता था और अब कम मिलेगा रेशियो, तो उसके लिए सेक्रीफाइस होगा। जिसको पहले कम मिलता था अब ज़्यादा मिलेगा तो उसके लिए गेन होगा। तो यहाँ पर हम यही रेशियो देखने वाले हैं, चेंज इन पीएसआर की वजह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब आपका ओल्ड रेशियो, क्या
जब आपका ओल्ड रेशियो ज्यादा होता है न्यू रेशियो से, तो इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, जैसे इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा सेक्रीफाइस। कोई इंसान सेक्रीफाइस कब करेगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर एक बंदे का पुराना रेशियो 2/3 था और अभी उसका जो रेशियो है 1/2 हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि कितना, ये जो 1/6 आएगा, इस बंदे ने सेक्रीफाइस कर लिया। ठीक है, तो ये इसका सेक्रीफाइस होगा। अब वैसे गेनिंग रेशियो जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अगर आपका न्यू रेशियो जो है, अगर मैं कहता हूं कि आपका जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा है, जी हाँ, अब आपका न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो कम था, तो इस सिचुएशन को ही गेन कहते हैं। इसीलिए यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जी हाँ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर ये दोनों चीजें हैं, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एडजस्टमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइस होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब गुडविल में क्या करना है, जरा आपको ध्यान रखना है कि गुडविल का क्या करना है। देखो, जो गेन कर रहा है इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज करिए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लॉट था, ठीक है, या हमारा प्रॉफिट था। इसमें एक बंदे का रेशियो ये, यानी कि एक बंदे का रेशियो था सपोज करिए 2/3 और एक का था 1/3। ये वाला हिस्सा इसने क्या किया है, किसी पार्टनर को सेल कर दिया है, ये वाला हिस्सा किसी पार्टनर को सेल कर दिया है, यानी कि इसको ये वाला हिस्सा भी साथ ही साथ इसके हिस्से में मिल गया है। तो ये हिस्सा जितना भी होगा, सपोज ये 1/6 है, तो 1/6 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सपोज ये ए है तो ये सेक्रीफाइस करेगा, तो ये जो बी होगा ये क्या करेगा, गेन करेगा। अब जैसे प्लॉट होता है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, एक बंदा दूसरे बंदे को बेचता है तो उसको बदले में उसको कुछ मिलता है। तो वैसे ही गुडविल के साथ भी होगा, जिस बंदे ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस किया है उसने अपना हिस्सा ये समझ लो कि सेल किया है। यहां पर फ्री में कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यहां पे सेक्रीफाइस किया जा रहा है क्योंकि ये एज पर डीड हो रहा है। दूसरी चीज, मैं जब सेक्रीफाइस करूंगा तो मुझे गुडविल में हिस्सा चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं इस जितने हिस्से का मैं पार्टनर था उतना मैं रखता था, और अब मैं अपना हिस्सा सेल कर रहा हूं, तुम खरीद रहे हो, यानी जो गेन कर रहा होता है वो खरीद रहा होता है, तो खरीदने वाले से पैसा लेगा बेचने वाला। ये कहानी पूरे इस चैप्टर में चलने वाली है। तो गुडविल में क्या है, अकॉर्डिंग टू द AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स का क्या करना चाहिए। अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स है तो इंटेंजिबल एसेट्स को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है, जब खरीदी हो तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए। यानी जब हम ये तो खरीद नहीं रहे, ये तो सिर्फ अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये गुडविल को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, यानी हम इसकी पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री। खरीदने वाले पार्टनर को, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है और सेल करने वाले पार्टनर को क्रेडिट कर देना है, बस इतना सा करना है। गुडविल वर्ड यूज ही नहीं करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ पर आप ये प्रोविजन देख सकते हैं। प्रोविजन लिखा है एज पर AS 26 एसेट्स ऑफ गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब जब हमने उसको खरीदा हो, ओनली कंसिडरेशन इन मनी, जब हमने उसको खरीदा हो, और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। दस इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, डेथ, a partner or change in the profit sharing ratio among the partners, goodwill is not recognized। आपको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखानी है in the books of the firm because consideration in money or money's worth is not paid for it। ठीक है, तो भाई यहाँ पर कोई भी पार्टनर्स कुछ खरीद रहा बेच रहा है, या उस गुडविल को खरीदना बेचना नहीं हो रहा है, आपस में सेटलमेंट हो रहा है, तो इसलिए गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, जो भी वैल्यू होगी, जो थोड़ी देर मैंने बताया था अपने प्लॉट का एग्जांपल। ठीक है, ये जो मैंने प्लॉट का एग्जांपल बताया था, अब इससे हम क्या करेंगे, पूरे फर्म की ये समझ लो कि ये गुडविल है। अब इस गुडविल में ये पूरी की पूरी, ये जो 100% गुडविल थी, ये 100% गुडविल में से जितना हिस्सा आपने खरीदा है थोड़ी देर के लिए 1/6, उस हिस्से के लिए जो पार्टनर खरीद रहा है, खरीद कौन रहा होगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर मल्टीप्लाइज कर लेगा अपने रेशियो से। सपोज अगर इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए है, या आसान भाषा में बोलूं तो 6,00,000 रुपए है, 6,00,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस करने वाले को पे कर देगा और कहानी सॉल्व हो जाएगी। यानी गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंट्री पास टू द एडजस्टमेंट गुडविल क्या होगी। अगर हमारी अकाउंटिंग फिक्स मेथड से होती है या फ्लक्चुएटिंग मेथड से होती है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से होगी तो जो गेनिंग पार्टनर होगा, एक सेकंड, गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस इतना सा करना है, आपका अकाउंटिंग एंट्री हो चुका है, एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। बस आपको ये कर देना है, इसको एक को डेबिट कर देना है और एक को क्रेडिट कर देना है। क्रेडिट किसको करना है, जिसने सेल किया है, ठीक है। क्रेडिट किसको करना है, जिसको सेल, जिसको खुशी हो रही है कि कुछ तो मिल रहा है मुझे उसके बदले। जिसको दुख हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जिसको खुशी हो रही है क्रेडिट कर दो। याद रखो, दुख डेबिट होते हैं, सुख क्रेडिट करने हैं। बस इतना सा आपको करना है, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। अगर आपकी कैपिटल फिक्स होती है, अभी तो ये फ्लक्चुएटिंग, अगर आपकी कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल हुई तो आपको यहाँ करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर देना है। तो जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना है, और टू कैपिटल नहीं, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, आपको कौन सा अकाउंट यहाँ पे लिखना है, करेंट अकाउंट, ठीक है। और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, उसको करेंट अकाउंट होगा, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर कैपिटल आपकी फिक्स होती है तो कैपिटल तो फिक्स रहेगी, तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सारे के सारे करंट अकाउंट से होंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अगर सपोज करिए एग्जिस्टिंग गुडविल किसको कहते हैं, अगर हमारी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रही है, हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई भी गुडविल दिख रही है चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, एक्चुअली ऑलरेडी हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, दूसरी गुडविल और हो जाएगी, ऑलरेडी पहले से थी, एक नई गुडविल हो जाएगी, तो दो बार वैल्यूएशन हो रहा है उसका, या दो बार कैलकुलेशन हो जाएगा, ट्वाइस। तो इस चीज से बचने के लिए उसको राइट ऑफ कर दो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी बोलता है कि इंटेंजिबल एसेट्स को एज सून एज पॉसिबल आपको क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए इंटेंजिबल एसेट्स को, मैक्सिमम जो भी 5 to 10 ईयर्स होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। तो गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, existing goodwill is the purchase goodwill, and following AS 26 tangible assets, it is recognized in the books of the firm. So when existing goodwill is written off, अगर राइट ऑफ कर दी जाए तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो गुडविल का बैलेंस होता है क्या, डेबिट। आपको यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर देना है, जो भी जितने भी पार्टनर्स है, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर लेता हूँ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई गेनिंग सेक्रीफाइस वर्ड यूज मत करना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू गुडविल, आपने सिंपली गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया गुडविल को, बुक्स ऑफ अकाउंट से हट गई, क्योंकि गुडविल का बैलेंस क्या होता था अभी तक, डेबिट, और अब गुडविल क्या हो गई है यहाँ पर, क्रेडिट। गुडविल हमेशा हमेशा के लिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो गई है। रीजन ऑफ रिटर्न ऑफ गुडविल, यहाँ पर मैंने वो रीजन भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, आप चाहो तो इसकी फोटो ले सकते हैं, वही लिखा है, आपको गुडविल को हटा देना, ये कंफ्यूज करेगी नहीं तो आपको, ठीक है, दो बार कैलकुलेशन हो जाएगा। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। ये तो हो गया गुडविल। रेशियो भी आपने देख लिया कि गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पहला टॉपिक वही था। दूसरा हो गया हमारा वैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है, सबसे बड़ा टॉपिक यही होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं, ठीक है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह हैं या लॉसेस हैं, ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, इनको भी हमको या तो हम इनको राइट ऑफ करेंगे या इनको एडजस्ट करेंगे। दो ही ट्रीटमेंट होते हैं इनके, या तो इनको हटा दो या इनको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो चलिए आप देख लेंगे, द जनरल एंट्री पास्ड आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको P&L का बैलेंस दिख सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, साथ में आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिख सकता है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल में इन दो चीज़ों का ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व में भी अगर वो भी है तो फेवरेबल बैलेंस है, उसमें पॉजिटिव रिजर्व्स है। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आप इनको राइट ऑफ करते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं पीपीटी में कुछ है तो नहीं, हाँ ठीक है, तो इनको हम बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी राइट ऑफ कर रहे हैं, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना है, इनको राइट ऑफ करना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो हमारा क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है, याद रखिएगा ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, मैं इसको प्रॉफिट लिख देता हूं, ठीक है, प्रॉफिट या फिर क्रेडिट बैलेंस, इसको कर दीजिए आप क्या, डेबिट। अगर जनरल रिजर्व भी है तो जनरल रिजर्व को कर दीजिए डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर्स, कौन से रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या राइट ऑफ हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स रिटर्न ऑफ, हमने खत्म कर दिया भाई। सबसे आसान तरीका यही है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है, ये रिजर्व्स है हमारे पास, ठीक है, ये जनरल रिजर्व हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा इसमें जो पैसा निकला पार्टनर्स में बांट दिया,
ठीक है, इस गुल्लक में जो भी पैसा निकला वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। दूसरा, अगर हमारे पास कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जिनका डेबिट बैलेंस है, जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर की वजह से, सिस्टम की वजह से आते हैं, जैसे कि P&L का डेबिट बैलेंस अगर होता है तो डेबिट बैलेंस हमारे लिए लॉस होता है। अगर डेबिट बैलेंस हुआ, ठीक है, तो लॉस को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या एग्जांपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह के अगर कोई बैलेंसेस हैं तो इनको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। इनके बैलेंस होते हैं डेबिट। दीज आर दी रिजर्व्स जिनके डेबिट बैलेंस होते हैं, मैं इनको नेगेटिव रिजर्व बोलता हूं। अगर इनके डेबिट बैलेंस है तो इन्हें राइट ऑफ करने के लिए इनको करना पड़ेगा क्रेडिट, तो कोई तो डेबिट होगा। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी मेथड यूज करेंगे तो वो हम देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल करेंट वहां पे भी लास्ट स्लाइड में भी आप यूज कर सकते हैं। 2, अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस था, कौन सा बैलेंस था? लॉस डेबिट बैलेंस होता है, जैसे ही हमने उसको क्रेडिट किया वो राइट ऑफ हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनको भी आप क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। हो गया आपका नेगेटिव, मैं इनको बोलता हूं नेगेटिव रिजर्व्स। ये सारे के सारे नेगेटिव रिजर्व्स हैं, ठीक है। ऑल डेबिट बैलेंस आर एसेट्स और ऑल क्रेडिट बैलेंस आर लायबिलिटीज। तो ये हमने राइट ऑफ कर दिया। आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और थोड़ा सा आप याद रखिए, अगर रिजर्व्स को एडजस्ट करने के लिए आ जाता है, ठीक है, तो एडजस्ट करने का मतलब होता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एडजस्टमेंट, अगर इनको एडजस्ट करने का आ जाता, इनको राइट ऑफ नहीं करना है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, तो आपको देखना है कि क्या करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव रिजर्व्स हैं उनके लिए गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर सिर्फ सिंपली वर्ड कर यूज कर लेता हूं पॉजिटिव रिजर्व्स, तो इनमें एंट्री हो जाएगी। पॉजिटिव रिजर्व्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव रिजर्व्स कौन से होते हैं? P&L अकाउंट का प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। तो जो भी हमारे जो गेनिंग पार्टनर्स होगा, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और जो भी करेंट अकाउंट होंगे वो डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर पॉजिटिव रिजर्व्स हैं तो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव रिजर्व्स हैं जिनको मैंने अभी जस्ट बताया है, तो यहां पर उल्टी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि लॉस में छोड़कर अगर कोई पार्टनर अपना रेशियो कम करवा रहा है, लॉस की सिचुएशन चल रही है, फर्म को हैवी लॉस हो रहा है, और एक बंदा बोल रहा है मेरा रेशियो कम कर दो, तो वो एहसान नहीं कर रहा है, वो डरपोक है, भाग रहा है, ठीक है। वो इस सिचुएशन में फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, इस सिचुएशन में वो लॉस से भाग रहा है, तो इस सिचुएशन में एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। सेक्रीफाइस करने वाला एक्चुअली लॉस के केस में अगर किसी का रेशियो कम हो रहा है तो उसको फायदा हो रहा होता है, तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे उसको। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग। क्लियर? बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये हो गया आपके एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर पार्टनरशिप में ऐसा लिखा है या क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है कि भाई रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज से इन रिजर्व्स को हमारी नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं जब इनके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। अब आता है WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भाई ये जो टॉपिक है IFR और WCR, ये रिजर्व्स की कैटेगरी में सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि इनकी कंडीशंस हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? भाई हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, किसी को कुछ चोट लग जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो हमारे ऊपर कुछ क्लेम करते हैं तो उनको उनके वेलफेयर के लिए हम ये रिजर्व्स अक्सर मेंटेन करते हैं। नाम ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, ठीक है। तो ये कब के लिए बनाए जाते हैं? जब तक किसी इंप्लॉई के साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तब तक इसका कोई काम नहीं। दुर्घटना हो गई, उसने हमारे ऊपर क्लेम किया, तो उसको जो पैसा देना पड़ेगा वो पैसा हम अक्सर इस रिजर्व से देते हैं। इसीलिए ये वैसे ही पड़ा रहता है, जब तक क्लेम नहीं आएगा तब तक इसका कोई काम नहीं, और जिस दिन क्लेम आ जाएगा उस दिन देखना पड़ेगा क्लेम कितना आया। अब क्लेम भाई जरूरी तो नहीं हमने जितना बनाया है उतना ही हो, इससे ज्यादा, इससे कम, इसके बराबर, और हो सकता है हो ही ना, ठीक है। तो जो क्लेम होगा वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, और नो इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये जो क्लेम है इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, मोर हो सकता है, जो भी है, ठीक है। तो ये वाली सारी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि कितने केसेस बन सकते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट और फॉर इंफॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लेम। कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी, यानी हमारे पास जो इसमें पैसा था, ये जो एक प्रकार का रिजर्व है, इसमें जो पैसा था हमने वो बनाया था एम्प्लॉइज को कंपनसेशन देने के लिए।
एम्प्लॉइज के साथ कुछ दुर्घटना नहीं हुई तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो पैसा पड़ा है उसका क्या, अब रेशियो चेंज हो रहा है, पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है, इसमें पैसा तो रखा है, तो हमें क्या करना है, इसको राइट ऑफ कर देना है, गुल्लक है ये, इसको फोड़ दो और पार्टनर में निकाल के पैसा बांट दो। तो इसका क्या एंट्री होगा, WCR को सिंपली नो इन्फॉर्मेशन नो क्लेम, दोनों एक जैसे होते हैं, दो केसेस हैं बट दोनों की एंट्री एक ही जैसी होती है। WCR हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है, कहां दिखता है सर WCR, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको दिखेगा WCR। तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको उठा के करो डेबिट, और जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के कैपिटल और करेंट अकाउंट में क्या कर दो इसको, अगर कैपिटल कब, जब फिक्स मेथड यूज होता है तब करंट, और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब कैपिटल, करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो, बस ये एंट्री आपने कर दी और रिजर्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कब, जब नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम। आगे बढ़ते, दूसरा केस, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स एग्जिस्ट। जैसे मैंने कहा कि भाई WCR तो था हमारे पास, लेकिन WCR के साथ साथ ही आपके पास क्या थी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि क्लेम भी है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब कुछ भी हो सकता है, ये इसके बराबर, ये इससे ज्यादा, ये इससे कम, तो तीन केसेस इसके बन जाएंगे, यानी देयर आर मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ क्लेम, लेकिन एग्जैक्टली कितना है वो डिपेंड करेगा तीन केसेस में, ज्यादा, बराबर और कम। तो भाई क्लेम तो है, कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इक्वल टू द अमाउंट, यानी पहली केस, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास WCR है 50,000 का, और जो मेरा WCC है यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है या क्लेम है, वो भी कितने का है, 50,000 का है। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, हमने बनाया किस लिए था WCR कि यार किसी इंप्लॉय को कोई इंजरी होगी तो वो हमारे ऊपर क्लेम करेगा या नहीं भी करेगा, तो हमको उसको जो पैसा देना है वो इससे देंगे हम। तो वो क्लेम आया हमारे ऊपर, और वो कितने का आया, 50,000 का आया। कोर्ट ने डिसाइड किया, जो भी है, या जो भी लेबर कमिश्नर ने डिसाइड किया कि 50,000 रुपए इसको दो, तो WCR हमारा खत्म, WCR को कर दो डेबिट, और यहां पे WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कर दो क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी सिंपल 50,000 एंड 50,000। हमने जो क्लेम के लिए जो WCR बनाया था वो खत्म हो गया। और सर इसका क्या करेंगे WCC का, ये हमारी बैलेंस शीट में या तो इसको पे करना पड़ेगा, अगली एंट्री यही होगी, जब पे करने की बारी आएगी तो ये एंट्री करेंगे ना WCC टू बैंक, लेकिन ये एंट्री दी नहीं रहती है, इस एंट्री की जरूरत नहीं है। अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में WCR के नीचे अब क्या आ जाएगा, अब जब तक ये एंट्री नहीं होगी तब तक बैलेंस शीट में क्या करेंगे, अब एक नई लाइबिलिटी दिखेगी, WCR की जगह पर WCC 50,000। क्लियर, ये वाली एंट्री हो गई और ये उसका बैलेंस शीट पर ट्रीटमेंट हो गया, इसका रिवैल्यूएशन में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन, सपोज करिए आपका जो WCC है वो है 50,000, लेकिन जो चलो ठीक है WCC 50,000 है एंड जो WCR है वो है 60,000 का। आपका WCR यानी कि रिजर्व जिसमें पैसे डले रहते हैं, ठीक है, इसमें पैसे ज्यादा है, हमारे पास 60,000 रुपए, और हमारे पास क्लेम आया 50,000 का, क्लेम तो आया, कोर्ट ने डिसाइड किया 50,000 दो एम्प्लॉय को, आपने बना रखा है 60,000, क्योंकि अब रेशियो चेंज हो रहा है, आपको इसे खत्म करना है, तो आपको क्या करना है, एंट्री क्या करनी होगी, WCR डेबिट, कितने से डेबिट, 60,000 से, जितने का क्लेम है उतना क्लेम WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दो, कितने का, 50,000। अब जो 10,000 बचा इसको बांट लो, कौन बांटेगा, पार्टनर्स बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्योंकि पुराना रिजर्व है, तो बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने इसको क्या कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अगर सपोज पार्टनर 2 है और इक्वल पार्टनर है तो 5,000 दोनों को बांट दो, ठीक, इक्वल रेशियो है तो, जो ओल्ड रेशियो है। तीसरा केस, तीसरा केस क्या है, ये रिपीट हो गया लग रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नहीं है एक्चुअली, हो चुका है ये, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया एक्चुअली, ठीक है, ये वही था, ये सेकंड ही है, नंबर भी डला हुआ है वहां पर, ठीक है। अब अगर सपोज करिए आपका जो WCR है वो हमारा 50,000 था, लेकिन क्लेम आ गया 70,000 का, कितने का क्लेम आ गया, 70,000 का। कोर्ट ने बोला तुम लोग एम्प्लॉय की सेफ्टी से खेलते हो, एम्प्लॉयज की को इंजरी हुई है, 50,000 से क्या होगा, 70,000 रुपए दो एम्प्लॉय को, भाई अब 70,000 देने पड़ेंगे। अब हमने लाइबिलिटी को, सीधी सी बात है, अंडर एस्टिमेट किया, हमको लगा 50,000 बहुत होता है एम्प्लॉय को देने के लिए, क्या इससे ज़्यादा लेंगे, लेकिन एम्प्लॉयज़ ने ले लिए,
केस कर दिया, केस जीत भी गया और अब 70,000 देने, कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अब भाई कोर्ट के ऑर्डर को तो टाल नहीं सकते, तो आपको अब एंट्री तो करनी पड़ेगी। अब आपके पास सफिशिएंट पैसा कितना है? अगर मैं एक एंट्री देखूं तो मेरे पास तो WCR में तो 50,000 ही है, सफिशिएंट तो है नहीं, 20,000 कम पड़ रहा है। अब वो 20,000 मेरे लिए एक प्रकार का लॉस है। उस लॉस को मैंने लाइबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी इससे मेरी बढ़ रही है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा टू WCC, यानी कि हमारा क्लेम कितना था? 70,000 का। देखो भाई, इस 70,000 में दो टुकड़े हो गए। 50,000 हमने पहले से तैयारी कर रखी थी, जो तैयारी नहीं कर रखी थी तो लाइबिलिटी कम आकी थी हमने, कम आंकना मतलब कम एस्टिमेट करना। अब इसकी वजह से आपको इस लॉस को कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे आप डेबिट, करंट भी हो सकता है, ये आप एक नॉर्मल चीज है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस आपको इस 20,000 के लॉस को पार्टनर्स में बांट देना है, जो आपने अभी तक क्या किया था? एस्टिमेट नहीं किया था, पार्टनर्स ने बियर कर लिया। सर बैलेंस शीट में WCC कितना जाएगा? 70,000। हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में हमारा WCC कितने से जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 70,000। WCR आएगा क्या सर? नहीं, वो तो वैसे ही राइट ऑफ हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करते ही खत्म हो जाता है, इसको तो करना नहीं है, ऑलरेडी हमने कर लिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि बनाया क्यों जाता है? हमने देखा है अक्सर कि कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या उम्मीद करके बैठता है? उसको हमेशा एक उम्मीद रहती है कि मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है? हमेशा एक जैसा नहीं चलता। अभी हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने से मार्केट कैसा चल रहा है, जिग जिग जिग, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 26,000 के ऊपर, कभी 26,000 के नीचे, कभी 25 के भी नीचे। तो हर इन्वेस्टर को डर लगता है कि मार्केट वैल्यू कभी भी एक जैसी तो रहने नहीं वाली है। अब मार्केट वैल्यू एक जैसी नहीं रहने वाली, तो हम उस फॉल से, नेगेटिव फॉल से, यानी गिरने से सब डरते हैं, उस दुख को कितनी हद तक सहन कर पाएंगे, हम उसके लिए एक रिजर्व बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। यानी कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट की स्ट्राइक प्राइस, यानी मैंने अगर किसी को बाय किया है किसी इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए पे, तो मुझे डर लगता है कि नीचे ना आ जाए, तो उस डर से बचने के लिए हमने बस क्या बना रखा है? एक रिजर्व बना रखा है, ठीक है भाई, कि 20,000 तक तो ना ये गिर सकता है, 20,000 नेगेटिव जा सकता है, तो अपन ने इसका एक IFR बना लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि एक एक्सपेक्टेड लॉस है जिसको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया पहले से ही कि भैया ये इतना डाउन हो सकता है, हमने ये वैल्यू के लिए हमने एक IFR बना रखा है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बना रखा है, लेकिन क्या हकीकत ऐसी ही होगी कि सर मार्केट गिरेगा तो 20 पे जाके टप से ऊपर आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्या मार्केट 20 ही गिरेगा? क्या 20 से नीचे नहीं गिरेगा? कुछ भी हो सकता है। क्या गिरेगा ये पक्का है? मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल ऐसे केसेस हो सकते हैं कि हमारे पास 6 डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती है। एक तो क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो, एक क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि कोई फॉल ही नहीं हुआ, यानी कि ये जो डाउन जाने वाला है, यानी कि इस फॉल के लिए, इस नेगेटिव फॉल के लिए हमने IFR बनाया, तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, देयर इज नो फॉल, नो इन्फॉर्मेशन, नो फॉल। नो फॉल का मतलब है इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन बोला है कि कोई फॉल नहीं हुआ, 1 लाख का खरीदा था इन्वेस्टमेंट, 1 लाख पे पड़ा है। एक ये भी हो सकता है कि जितना जो फॉल हुआ, ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूं पहले 6 केसेस अपने हिसाब से, कि भैया जो फॉल है, पहली चीज तो यहां पर क्वेश्चन में दे दिया कि नो इन्फॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी फॉल के बराबर, ठीक है। दूसरा बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया कोई हमारे पास फॉल ही नहीं हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जितने का था, जितने का इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का था, वो 1 लाख पे ही चल रहा है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, यानी इन्वेस्टमेंट अभी 1 लाख का 1 लाख पे ही है। दूसरी चीज, आपको 2 और कंसेप्ट भी समझने पड़ेंगे साथ ही साथ। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, और जो IFR है वो दिख रहा होगा, पहली चीज तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपए का, ये कॉस्ट पे होता है हमेशा, जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं, और ये सपोज करिए 20,000 का हमने IFR इधर बना रखा है। एक होती है मार्केट वैल्यू, जो भैया रोज चेंज होती है। मार्केट वैल्यू एवरी मोमेंट चेंज होती रहती है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और आप मंडे टू फ्राइडे ऑब्जर्व करोगे, तो 9:15 से लेकर 3:30 तक जो हमारे ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, इन घंटों में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। ये मान के चलो तो मार्केट वैल्यू एवरी मोमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन जिस दिन हम ये रिवैल्यूएशन कर रहे हैं या जिस दिन हम ये रिकॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, उस दिन की बात हो रही है। तो पहला तो उन्होंने बोल दिया कि नो इन्फॉर्मेशन। ये IFR किस लिए बनाया गया है? फॉर फॉल। मैंने किस लिए बनाया था इसको? फॉर
नेगेटिव फॉल के लिए बनाया है भैया, मार्केट नीचे ना गिर जाए उससे बचने के लिए बनाया है। अब बोल दिया नो इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल नहीं या इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ये मानेंगे नो फॉल। या इन्फॉर्मेशन दे दी नो फॉल, इन्फॉर्मेशन ये दे दी कि इन्वेस्टमेंट में कोई गिरावट नहीं हुई। तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि जो फॉल है वो किसके बराबर है, आईएफआर के बराबर है। हमने जितना सोचा था कि ये इन्वेस्टमेंट -20,000 जा सकता है, टप से टप करके यहीं रुक गया है। ठीक है, यहीं पे आके रुक गया है। अब हमारा इन्वेस्टमेंट आईएफआर, हमारा फॉल आईएफआर के बराबर है। चौथा केस ये भी तो हो सकता है कि फॉल ज्यादा हो आईएफआर से। हमने सोचा था 20,000 पर रुक जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए यहां रुका, जैसे आप मार्केट देखते हो थोड़ी देर के लिए और दम से गिरा, आह लाल और नीचे। अगर आपने कभी ट्रेडिंग करते हुए शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे तो ये देखा होगा कि इन्वेस्ट मार्केट एकदम से फिर क्रैश होता है। अब भाई फॉल ज्यादा हो गया, आईएफआर कम पड़ गया। पांचवा केस ये भी तो हो सकता है कि फॉल जो है वो कम है और आईएफआर ज्यादा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। एंड सिक्स, जरूरी थोड़ी हमने मार्केट गिराने के लिए ही हमने सोचा है कि मार्केट गिरेगा इसीलिए हमने पैसा लगाया। ज्यादा पैसा हो तो बताओ, ठीक है, मार्केट गिराने के लिए लगाया क्या? नहीं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि पॉजिटिव, ठीक है, दुनिया हमेशा पॉजिटिव सोच के ही जिंदा है बस। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर मटका और अचानक से ऊपर गया, ठीक है, तो इस चीज के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर हमारी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है। ये हो गया, यानी आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, अब वो 1,30,000 का हो चुका है। टोटल ये 6 केसेस आपके बन सकते हैं, मैक्सिमम आईएफआर खत्म। ठीक है, 6 केसेस बनेंगे यहां पर। तो चलिए देखते हैं आईएफआर से रिलेटेड सारे केसेस की जनरल एंट्री क्या होगी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं हम अलग अलग सिचुएशन में। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू और नो इन्फो अबाउट फॉल। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो पहला केस, भैया हम क्या करेंगे, आईएफआर एक पॉजिटिव रिजर्व है, इसमें पैसा रखा है, इन्वेस्टमेंट गिरता इस उम्मीद में, हम गिर सकता था इस उम्मीद में हमने ये रिजर्व बनाया था। अब मैं क्या करूंगा, इसका इस आईएफआर को पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में बांट दूंगा, याद रखिएगा ओल्ड रेशियो में बटेगा ये। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट दो इनको, खत्म करो इस रिजर्व को हमेशा हमेशा के लिए, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन और नो फॉल। ठीक है, ये हमारा पहला या दूसरा 2 केसेस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, दोनों में एंट्री एक ही होगी। तीसरा, दूसरा, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द बुक वैल्यू, अब नीचे, लेकिन कितनी नीचे, अब वही 3 केस। ठीक है, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि फॉल कम है, आईएफआर ज्यादा है। क्या करेंगे सर, बस कुछ नहीं करना है आपको, आईएफआर को खत्म तो करना ही है। आईएफआर को करो डेबिट। सपोज आईएफआर था हमारा कितना, 20,000 का, एग्जाम्पल में 20,000 का था, हमने एग्जाम्पल 20 का लिया। इतने से ही इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, जितने का फॉल है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फॉल था हमारा, यहां पर मैं फॉल मेंशन कर देता हूं 15,000 का, और आईएफआर कितने का था, 20,000 का। आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को कम करना है जितने से वो कम हुआ है, 15,000 से, फॉल 15,000 का है, 15,000 से, और बाकी जो पैसा बचा है पार्टनर्स इस पैसे को एंजॉय करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दो 5,000 को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ही डालना है। फॉल इन द, अगले एंट्री क्या होगा, फॉल इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यानी कि भैया फॉल बराबर है, किसके बराबर है, आईएफआर की। ठीक है, आईएफआर, ठीक है, 20,000 का फॉल है और 20,000 का आईएफआर था। सिंपली जो ऊपर एंट्री की है वही एक एंट्री हो जाएगी, बस इसमें पार्टनर्स की एंट्री नहीं होगी। आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने से कम हो जाता है, हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, आईएफआर को खत्म कर दिया। ठीक है, ये हो गई एंट्री। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री, आईएफआर ने इन्वेस्टमेंट, आईएफआर डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने से कम हो गया, आईएफआर डेबिट होने से खत्म हो गया। ठीक है, अगला, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इन फ्लक्चुएशन रिजर्व, सपोज हमारा जो फॉल है वो था 30,000 का, कितना फॉल था, 30,000 का, और हम आईएफआर कितना बना के बैठे हैं, हम आईएफआर बना के बैठे हैं जो हमारे एग्जाम्पल में चल रहा है वो है 20,000 का। अब क्या होगा, आपने अगेन जो फॉल है उसको सही से एस्टिमेट नहीं किया, तो भाई वो लॉस है आपका, वो अब रिवैल्यूएशन से कनेक्ट होगा। तो इसमें पहली एंट्री होगी आईएफआर
IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड थोड़ी जगह बचा लेते हैं, IFR टू इन्वेस्टमेंट, ये तो एंट्री होती ही होती है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा आप, IFR आपके पास कितना था 20,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कम हुआ है कितने से 30,000 से। मैं क्या करूं मैं 10,000 आपने किसमें डाल देने हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देने हैं, ठीक है। डिफरेंस 30 माइनस 20, ये 10,000 रुपीज आपको किसमें डाल देना है, रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया तो कौन इस लॉस को बियर करेगा, जो पार्टनर्स थे ओल्ड रेशियो में। तो यहां पर एक और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, खत्म। इस 10,000 के लॉस को पार्टनर्स को दे दो भाई। उनके कौन से रेशियो में सर, सब कुछ ओल्ड रेशियो में चल रहा है अभी भी, गुडविल ही सिर्फ गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगी, अदरवाइज सब कुछ ओल्ड रेशियो में चल रहा है। अब इसका उल्टा, हमने जो मैंने बोला था कि हमारा जो लास्ट वाला केस है कि मार्केट वैल्यू आपकी क्या हो गई, बुक वैल्यू से भी ज्यादा हो गई, यानी जितने में खरीदा था उससे ज्यादा हो गया इन्वेस्टमेंट, तो ये तो फायदा हो गया अपना। तो इसमें दो एंट्री होंगी, जैसे हम कह सकते हैं मार्केट वैल्यू मैंने कितना बोला था 1,30,000 हो गई, और जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी हमारी 1,00,000, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट 31 का हो गया। तो पहली एंट्री तो IFR को खत्म करेंगे। अब IFR पे तो कोई बर्डन है नहीं, IFR तो मुक्त हो गया है सब जिम्मेदारियों से, तो IFR को खत्म कर दो। IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 30,000 और 30,000, एक सेकंड, ठीक है। ये पूरा का 30 नहीं, सॉरी 30 नहीं गाइस, हमारा IFR कितने का चल रहा था अभी तक, 20 का चल रहा था, ठीक है। तो हमारा IFR चल रहा था 20 का, तो हमने ये IFR को भेज दिया 20, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब यहां पर 30,000 की मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट को आपने कम दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट को 30,000 से हमने बढ़ा दिया, और इसकी वजह से अभी तक रीवैल्यूएशन बेचारा डेबिट 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 बोर हो गया था, डेबिट होकर अब तो क्रेडिट करो उसको। कितने से क्रेडिट कर देंगे, 30,000 से। अब इस क्रेडिट को कौन एंजॉय करेगा, ये सेकंड एंट्री तो आपने पास कर ली, तो पार्टनर एंजॉय करेंगे ना, आएंगे पार्टनर सारे के सारे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस 30,000 को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, खत्म। यहां पे IFR के सारे ऑल 6 केसेस आर फिनिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थ्रू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन दीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूं। अगर पार्टनर्स को सारे के सारे रिजर्व्स लेकर जाने नहीं बैलेंस शीट में, नहीं खत्म करना, उन्हें राइट ऑफ करना है, तो आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव रिजर्व्स और नेगेटिव रिजर्व मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव रिजर्व की एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और जो नेगेटिव रिजर्व्स होते हैं यानी P&L का लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उनकी एंट्री हो जाएगी अपोजिट। या आप सबका एक नेट अमाउंट निकाल लीजिए, पॉजिटिव रिजर्व प्लस, जैसे सपोज करिए आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि पॉजिटिव आइटम है, सपोज करिए 5 लाख, जनरल रिजर्व है 1 लाख, आप जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए इसमें से अगर आपके पास कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, सपोज 2 लाख का, इसको माइनस कर लीजिए, 6 लाख में से 2 लाख जाएंगे 4 लाख, 4 लाख में बस आपको क्या करना है, अगर ये पॉजिटिव बच जाता है तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बस एक एंट्री करके आप इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 लाख का, सपोज अगर एक पार्टनर का 1/4 गेन हो रहा है और सेक्रीफाइस हो रहा है, 2 ही पार्टनर है, तो बस आप 1 लाख रुपए गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिएगा। अगर ये नेगेटिव बच जाता है, सपोज ये नेगेटिव बच जाता है, लॉस ज्यादा था, तो इस एंट्री को पलट दीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा, बस खत्म। इतना सा एडजस्टमेंट, आपको बस सारे के सारे बैलेंस एज इट इज नई बैलेंस शीट में चले जाएंगे, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब वन एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप सभी के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर आप देखें तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR, ऑल 4 चैप्टर्स में कॉमन तरीके से बनाया जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है।
बहुत सिंपल चीज़ है। रिवॉल्यूशन अकाउंट तभी बनाया जाता है जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू और रियल वैल्यू जो आज की वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि भैया डेबिट किसको करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करो, ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर कुछ हमारे पास इनकम एंड गेन्स है तो उनको कर देते हैं हम क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है। बस अब हमारा नुकसान कब होगा, मैंने किसी एसेट्स को कम प्राइस पे दिखा रखा है, यानी वो 1 लाख की है लेकिन मैंने उसे 80,000 में बैलेंस शीट पे दिखा रखा है, तो ये हमारा फायदा होगा। और इसका अपोजिट नुकसान कब होगा, मैंने किसी एसेट्स को ज्यादा प्राइस पे दिखा रखा है कम की, दिखा ज्यादा रखा है बैलेंस शीट पे। तो बस आपको ये याद रखना है कि फायदे और नुकसान कहाँ आएंगे, इस साइड आने वाला है हमारा नुकसान। नुकसान कब होगा, जब आपने किसी एसेट्स को ज्यादा पे दिखा रखा है, वो कम होगी, तो डिक्रीज इन, क्या हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट। अगर एसेट्स को आप कम कर रहे हो, कम कैसे, बैलेंस शीट में ज्यादा दिख रही है अब कम होने वाली है तो कम कर दो, यहां पर लिख दोगे। इसके अलावा दूसरा नुकसान कब होगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। किसी लाइबिलिटी को पहले आपने कम दिखा रखा है, अब वो क्या हो रही है, बढ़कर ज्यादा हो रही है। बस यहां पे लिख दो, इसका अपोजिट इधर लिख देना है आपको, बस इन दोनों के अपोजिट इधर लिख दो। अगर आपका फायदा कब होगा, आपका फायदा कब होगा, जब इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है इधर लिख दो, और अगर किसी लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो तुम इधर लिख दो। बस इतना करना है आपको, आपका रिवॉल्यूशन लगभग कंप्लीट हो गया। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूं, अगर यहां पर कोई खर्चा है, रिवॉल्यूशन हो सकता है तुम किसी वैल्यूअर से करा रहे हो, आपने एक अकाउंटेंट को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया, ठीक है, एक फर्म में रिवॉल्यूशन हो रहा था, उन्होंने मेरे को फोन लगाया था, ना सर आप आ जाओ हमारे एसेट्स का रिवॉल्यूशन कर दो। मैंने कहा ठीक है आ जाता हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें तो वैल्यूशन का तो मैनली हमारा काम होता है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाते हैं, सर फीस, मैंने कहा दे देना जो भी ठीक है। अरे सर बताओ, आप तो आप माना कि घर वाले हो, मैंने कहा ठीक है सबसे 50,000 रुपये लेता हूँ, आपसे 20,000 रुपये ले लूँगा, ठीक है। मुझे अच्छा इतनी लगेगी, अरे यार अब बताओ तुमको क्या देनी, इसलिए पूछा था। तो जो भी है, उन्होंने अपनी जो भी फीस बताई, मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन करा तो कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन या एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, अगर कुछ खर्चे होते हैं तो उनको इधर डाल देना, बस खत्म। क्रेडिट साइड एक्सेस, प्रॉफिट हो गया, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होती है, ठीक है, ये वाली साइड एक्सेस हो रही है आपकी, तो इस साइड, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सपोज पार्टनर दो ही थे, एक्स और वाई, और अगर भाई डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का कम आ रहा है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस आ जाएगा ये आपका, ठीक है। बस खत्म, इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। और मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में 2 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। सर 2 नंबर से क्या होता है, अरे 2 नंबर से तो उसको पूछो जो 2 नंबर से फेल हो जाता है। सर हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा, वो तो एग्जामिनर की मेहरबानी रहती है कि वो 2 नंबर वालों को पेन नहीं होने देता। लेकिन अगर आपकी सपोज जहां से वो 2 नंबर बढ़ाता है, अगर वहां तक भी नहीं पहुंचे आप, उससे 4 नंबर पहले रह गए, फिर क्या करोगे। तो इसीलिए 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आपको सीबीएसई में देखने को मिलेगा। एमपी बोर्ड वाले बच्चों को ये क्वेश्चन 4 मार्क्स लगा सकता है, जी हाँ। तो एमपी बोर्ड स्टूडेंट को अच्छे से ध्यान रखना है। ये हमारा एक क्वेश्चन रहा। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स। इसमें हम पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स। ये मैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वन शॉट में, अदरवाइज नो नीड, हम क्वेश्चन को अलग से देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 पार्टनर्स हैं, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो जरा एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्रेडिटर दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, बिल्स पेबल दे रखा है 40,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तीनों की, यहाँ पे 2 लोगों की कैपिटल इस साइड दे रखी है, एक बंदे की कैपिटल दिख ही नहीं रही है, चेतन की कैपिटल नहीं दिख रही है, ओ सॉरी तीनों की दे रखी है, अशोक भीम और चेतन, ठीक है, यहीं पे दे रखी है तीनों का कैपिटल। यहाँ पे हमारे सारे के सारे एसेट दे रखे हैं। अशोक भीम एंड चेतन डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अभी तक इनका रेशियो क्या था, अभी तक रेशियो था 3:1। अब इन्होंने सोचा कि रेशियो क्या रखेंगे हम, 1:1:1, यानी 1:1:1, ठीक है। यहाँ पर ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर दिस वॉज एग्रीड दैट
गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। भाई गुडविल तो हो गई 3 लाख आपकी। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। क्रेडिटर ऑफ द फर्म, क्रेडिटर जो है वो 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी ये लोग पैसा नहीं मांगेंगे, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। ठीक है, क्रेडिटर जो हमारे हैं, कितने के हैं क्रेडिटर हमारे? 1 लाख रुपीज के, उनमें से 12,000 के क्रेडिटर हमको बोल रहे हैं हम पैसा नहीं मांगेंगे, अच्छी बात है। एंड हैंस टू बी रिटर्न ऑफ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हमको क्या बनाना है। पहले तो हम यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो अशोक, भीम और चेतन, ठीक है, ओल्ड रेशियो था 3:1। आई थिंक आई एम राइट, अगर यही है तो देख लेते हैं एक बार। यस, 3:1। न्यू रेशियो इक्वल है, ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1:1, ठीक है। अब हमको गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, तो नॉर्मली हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो वो सब समझ लेना कि गेन हो रहा है। सबसे पहले अशोक की बात करते हैं। अशोक का जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, अच्छा मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को हो सकता है आपको याद ना रहा हो। ओल्ड रेशियो, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अशोक की बात करेंगे हम सबसे पहले। अशोक का जो ओल्ड रेशियो है 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 6। 3 - 2 इक्वल्स टू 1/6, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ। नॉर्मली आपको देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, अगर बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू कट कर पा रही है तो वही एलसीएम होता है। एग्जाम्पल के लिए एक दो और देख लेते हैं। जैसे अगर 1/4 है और यहाँ पर 1/12 है, तो इन दोनों का एलसीएम 12 होगा, क्योंकि 4 को 12 से कट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर सपोज करिए 1/3 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है, सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखेंगे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। 9 का आपको टेबल पढ़ना है। 9 2 12 18। अगर 18 में आपको देखना है कि अगर 6 से कट कर जाता है तो सपोज यही एलसीएम है, बिल्कुल 6 से ये 18 क्रॉस हो रहा है, यही एलसीएम होगा। तो बड़ी वैल्यू का टेबल पढ़ना है और देखना कि छोटी छोटी वैल्यू से वो वैल्यू कट पा रही है कि कट जाती है तो वही एलसीएम होता है। बस इतना काफ़ी है। अगर एलसीएम पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको एलसीएम लेने का तरीका। फिलहाल में आपका आंसर आया 1/6। ये तो हो गया क्या? इसके लिए भाई के लिए सेक्रीफाइस, ठीक है, ये बंदे ने क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। सर किसको किया वो तो अभी पता चलेगा। अब भीम का देख लेते हैं। भीम भाई कितने? 2/6 माइनस 1/6, देखा जाए तो एलसीएम, सॉरी 1/3, देखा जाए तो इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो 6, 2 - 2 इक्वल्स टू 0/6, यानी इनका कोई रेशियो चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। चेतन के बारे में देख लेते हैं। इनका पुराना रेशियो था 1/6 और अभी नया रेशियो है 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये क्या आ जाएगा? 1 - 2 इक्वल्स टू -1/6। इनका आंसर नेगेटिव आ रहा है और हमारा फॉर्मूला सेक्रीफाइस का है, इसका मतलब क्या है? इनको गेन हुआ है। बस तो आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है, ठीक है। तो गुडविल के लिए अगर मैं फॉर गुडविल बोलूं तो गुडविल का क्या होगा? हाँ, गुडविल के लिए क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का आपको क्या करना है? सिंपली आपको करना है यहाँ पर, गेनिंग पार्टनर कौन है? चेतन। तो चेतन का कैपिटल अकाउंट, चेतन कैपिटल अकाउंट क्या करना है आपको? डेबिट टू अशोक का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन कितने से? ये 3 लाख रुपए का, ये सपोज मैंने जो समझाया था आपको, ये प्लॉट की वैल्यू है और इसमें से इस बंदे ने कितना प्लॉट खरीद लिया? 1/6, तो कितना हो जाएगा? 50,000। बस एक एंट्री कर देनी है, गुडविल हो गई एडजस्ट, खत्म, गुडविल हो गई आपकी एडजस्ट। अब मैं यहां पर आपको बनाने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। ये आपने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आपको सिंपली यहां पर एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ऊपर की हेडिंग डालनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब आपको देखना है कि एसेट्स की वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ठीक है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई है या ज़्यादा हुई है। लैंड रीवैल्यूड एट 160, लैंड पहले कितनी की थी? 1 लाख और 160 हो गई, ये तो हमारा फायदा हो गया है। फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 60,000। क्रेडिटर हमारे 12,000 के नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी ये भी फायदा है।
ये भी हमने लिख दिया। एक चीज़ और है, आई थिंक देख लेते हैं क्या है। ठीक है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग 1 लाख की है, 6% से क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट हो रही है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा नुकसान है। यस, नुकसान है। तो बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख का 6% कितना होता है, 1 लाख का 6% होता है 6,000। और कुछ है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। कुछ है इसके अलावा? कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। बस अब हम इसका क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस साइड का टोटल किया तो कितना आ रहा है, 72,000। 72,000 का टोटल इस साइड और 6,000 इसमें से माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, 60 ना, 6 कम होगा तो बचेगा 66। अब 66,000 का हमारा जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स जो भी है, सॉरी, अशोक, अशोक, भीम, चेतन। 66,000 से कितना, पुराना रेशो 3/6, 66 का 2/6, 66 का 1/6, इनका आ जाएगा 11,000, इनका आ जाएगा 22,000 और इनका आ जाएगा 33,000। ठीक है, हम बना चुके हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका 2 मार्क्स नहीं तो और कितना मार्क्स देंगे आपको, खुद सोच के बताना। ठीक है, इतना ही मिलेगा बस भाई, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। अब मुझे बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया सा फॉर्मेट बना लेते हैं। सर आपके पास तो सफिशिएंट जगह है, बना लो। हाँ बिल्कुल, आपके पास भी मिल जाएगी, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, बना देते हैं। जितने पार्टनर उतने कॉलम। जितने पार्टनर उतने कॉलम्स। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पार्टनर के नाम, पार्टनर का नाम है अशोक, भीम, चेतन। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे भी पर्टिकुलर, अशोक, भीम और चेतन है। ठीक है, ऊपर क्या हेडिंग डालना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो इनके बैलेंसेस लिख लेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस पीडी। जितने भी बैलेंस होंगे बैलेंस आपको मेंशन कर देने हैं यहाँ पर। बैलेंस कितने कितने थे, 2,150। ठीक है, 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। ठीक है, बैलेंस लिखा। इसके बाद आपने एक एंट्री की थी अभी थोड़ी देर पहले, एडजस्टमेंट एंट्री जो मैंने आपको कराई हुई है। यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हुई है, चेतन डेबिट और अशोक क्रेडिट हो रहा है। अशोक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, चेतन की वजह से। अशोक क्रेडिट चेतन की वजह से 50,000। ठीक है, और यहां पर चेतन डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अशोक की वजह से। कितना, 50,000। ये गुडविल का एडजस्टमेंट। इसके अलावा आपका एक जनरल रिजर्व था जिसको आपको बांटना है। तीसरा, दूसरा, चौथा आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो अभी आपको याद होगा, 33, 22 एंड 11। अब जनरल रिजर्व को मैंने आपको क्या सिखाया था कि जनरल रिजर्व को क्या कर देना है, आपको राइट ऑफ कर देना। तो जनरल रिजर्व चेक कर लीजिए कितना है, 60,000 का। 60 को 3/1 में हम राइट ऑफ कर देंगे। तो जनरल रिजर्व को राइट ऑफ किया 3/1 में, तो इसको कितना मिलेगा, 30,000। इसको कितना मिलेगा, 20,000। और इसको कितना मिलेगा, 10,000। ठीक है, कौन से रेशियो में राइट ऑफ किया है, 3/1 में राइट ऑफ कर दिया। बिकॉज देर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन की क्या करना है, एडजस्टमेंट तो करना नहीं है तो राइट ऑफ ही करेंगे। और कुछ है ही नहीं हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम बैलेंस कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। जो भी आएगा वो हमारा नया बैलेंस होगा। ठीक है, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट है नहीं इधर, तो हमको यहाँ पे करनी नहीं है। ठीक है, कितना टोटल आ रहा है इसका, 2 लाख। ये हो गया हमारा 250, 280, 2,13,000। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1,42,000। और ये कितना हो गया, 71,000। बस ये बैलेंसेस यहाँ पे निकल जाएंगे। टू बैलेंस सी डी, ये तो इतना ही आ जाएगा, 2,13,000, ये 1,42,000 और इसमें से 50 कम हो जाएंगे तो इसका बचेगा 21,000। ठीक है,
अब बस लास्ट एक चीज़ बची हुई है जो है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट यहाँ पर हम बना देते हैं बगैर टाइम गवाए। ये आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बैलेंस शीट बनाते टाइम आपको याद रखना है कि जो नई हमारी जितनी भी एसेट हैं उनको रीवैल्यूड प्राइस पे लिखना है, लाइबिलिटीज़ को भी रीवैल्यूड प्राइस पे लिखना है अगर उनका रीवैल्यूएशन हुआ है तो। अगर रीवैल्यूएशन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बैलेंस शीट बनेगी, जो भी डेट होगी हमारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर अमाउंट, आपको यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर अमाउंट। सबसे पहले तो मैं तीनों की कैपिटल लिख देता हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने निकाली है। ठीक है, अशोक, भीम एंड चेतन। ठीक है, कैपिटल कितनी, 213, 142 और 21। 2,13,000, 1,42,000 और सॉरी 21,000। तीनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 6,000, 5, 7 और ये 3,76,000। क्रेडिटर हमारे जो हैं वो 12,000 कम होकर आ जाएंगे। क्रेडिटर थे कितने की जरा चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर हमारे कितने थे, क्रेडिटर था हमारा 1 लाख का, तो अब आ जाएगा 13,000 कम होकर 12,000 कम होकर, तो कितना हो जाएगा 1 लाख में से 13 के माइनस कर दो तो 87,000 आपका क्रेडिटर आ जाएगा। और क्या क्या लाइबिलिटी थी हमारी, लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। हमारे इसके अलावा बिल्स पेबल 40,000 के थे, एज इट इज 40,000 हम मेंशन कर देंगे, बिल्स पेबल 40,000। ठीक है, इस साइड का तो सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं इधर। लैंड की वैल्यू, नई वाली वैल्यू थी 1,60,000। बिल्डिंग हमारी डेप्रिशिएट हुई थी 6% से, तो 1 लाख माइनस 6,000 कितना बचेगा 96,000। ठीक है, बिल्डिंग के बाद हमारा कैश एज इट इज आएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि रिवैल्यूएशन सिर्फ 2 ही चीज़ों का हुआ था। बिल्डिंग के बाद प्लांट 2 लाख का है, स्टॉक 80 का है। प्लांट 2 लाख का है, स्टॉक 80 का है। ठीक है, और क्या था, और हमारे पास क्या क्या है, बैंक बैलेंस वगैरह। ठीक है, डेटर्स हमारे 60 के थे एंड बैंक बैलेंस हमारा 1,10,000 का। डेटर्स 60 एंड कैश है नहीं, तो मैं यहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर देता हूँ, बैंक 10,000 बस। और ये आपका रहेगा होमवर्क। दोनों साइड का टोटल करके देख लीजिएगा, दोनों साइड का टोटल आएगा इक्वल। यही प्रूफ होता है कि हमारा एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर हमारा ये वन शॉट वीडियो खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वन शॉट वीडियो आपका चेंज इन पीएसआर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।